नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि 23 मई से लापता सोनम थी, जो राजा रघुवंशी जिसका मर्डर हो गया था मेघालय में, जो हनीमून पे गए थे। अब सोनम मिल गई है। देर रात गाजीपुर में सोनम मिली है। आपको बता दें ये वही सोनम है जिसकी तलाश न सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस कर रही थी बल्कि मेघालय पुलिस भी कर रही थी। अब इस पूरे मामले में कल देर रात एक सफलता मिली है। सफलता कहें या फिर खुद सोनम ने गाजीपुर पहुंच करके अपने पिता को फोन किया और बताया कि मैं इस वक्त एक ढाबे पर हूं, और उसके बाद सोनम मिल गई, जिसके बाद से ही तमाम सवाल खड़े होने लगे। और मेघालय के डीजीपी ने इस बात पर कहा है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। आपको बता दें 11 मई को शादी हुई थी और 23 मई को यह कपल मेघालय गया था, जहां पर शिलोंग में वहां पर राजा की जो डेड बॉडी थी वो मिली थी, और उसके बाद से ही सोनम गायब चल रही थी। ऐसे में तमाम सवाल थे जिसका अब खुलासा हो जाएगा। आपको बता दें केवल सोनम ही नहीं बल्कि उसके साथ 3 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि कई अलग दावे हैं। एक तरफ यूपी पुलिस के जो गाजीपुर के एसपी हैं, उन्होंने कहा था कि सोनम को जब पुलिस वहां पे गश्त कर रही थी तो वहां पर उनको सोनम मिली है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो ऐसी जानकारी मिल रही है, वहां के जो काशी ढाबा है उसके जो मालिक है साहिल यादव, उन्होंने बताया कि एक रात 1 बजे सोनम यहाँ पे आई थी बदहवास हालत में, और उन्होंने उनसे उनका मोबाइल मांगा और कहा कि मुझे बात करनी है। उन्होंने अपने घर वालों को फोन किया। घर वालों को फोन करने के बाद वो वहां पर उन्होंने घर वालों को फोन किया और वो रो रही थी। वहां पर कुछ महिला मौजूद थी, उन्होंने उसको ढांढस भी बताया, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं थी लोगों को कि ये वही सोनम है जिसकी तलाश मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस कर रही है। वो तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं काशी ढाबा से, जहां पर सोनम मिली थी। साहिल, ये कैसे क्या वो जो सोनम लड़की थी तो कैसे यहाँ पे आई, क्या पूरी कहानी क्या है, मतलब कैसे? रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद, और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी, मेरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं। वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के बाद उनके साथ कोई और भी था सोनम? जी नहीं, वो अकेली थी। अकेली थी। तो कैसा क्या वो बातचीत करी थी फैमिली से, कुछ सुने आप जैसे कुछ? बस वो कॉल लगा के भैया मैं यहाँ पे हूँ इतना बोलने के बाद वो रोने लगती है। आपने उसकी मदद की और क्या किया, पानी वानी पिलाया, मदद किया? बस पानी, और बाकी चाय वाय पूछे तो वो मना कर दे रही थी। फिर पुलिस ले गई। उसके बाद क्या पुलिस आपसे भी संपर्क की कोई चीज़ के लिए? पूछताछ नहीं, वही बस स्टार्टिंग में ही पूछी थी कि कहाँ पे आई। फिर उनको पता चल गया ना क्या केस है क्या नहीं है। हमको भी कुछ देर बाद पता चला। आपको पता नहीं था कि वो? हाँ, अब रात को 1 बजे कोई भी लेडीज आएगी इस अवस्था में, तो आप जाहिर से क्या ही सोचेंगे। अब देख रहे थे ये वही साहिल यादव हैं जिस ढाबे पर सोनम रुकी थी, और इनका ही मोबाइल फोन मांग करके उन्होंने अपने पिता को कॉल किया था, जिसके बाद पिता ने अपने लड़के गोविंद को कॉल करके बताया, जिसके बाद गोविंद ने वापस जो ढाबा मालिक हैं ये साहिल यादव, इनके पास फोन किया और बोला कि लोकल पुलिस को इत्तला कर दीजिए, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है। लेकिन जब शुरुआती बात निकल करके सामने आई थी तो वहां जो गाजीपुर के एसपी हैं वो बोल रहे थे कि सोनम उनको वहां पर मिली थी जब पुलिस गश्त कर रही थी। फिलहाल दोनों के दावे अलग अलग हैं और आधिकारिक बयान क्या आता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बहुत बड़ी गुत्थी जो इतने दिनों से सुलझ नहीं रही थी, अनसुलझी थी, अब सोनम के मिलने के बाद जरूर सुलझ जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ मेघालय के मतलब डीजीपी ने बल्कि इस पूरे वारदात पर बयान दिया, बल्कि जो मेघालय के सीएम है उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, बाकायदा बताया कि 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में यूपी और मध्य प्रदेश के जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं
यूपी और मध्य प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके का डीजीपी का बयान आया था कि और बोला था कि पेशेवर हमलावरों से सुपारी दे करके राजा रघुवंशी की हत्या कराई गई है। इस पूरे मामले पर जो राजा की माँ है उन्होंने भी बोला है और बात करते उन्होंने बोला है कि जो उनकी बहू है वो बहुत सीधी लग रही थी, बहुत मीठी-मीठी बातें करती थी, लेकिन उसने खुद ही मेघालय का टिकट कराया था, बताया तक नहीं था राजा को। इसलिए इस पूरे मामले की जांच हो और जांच ही नहीं हो बल्कि इनको मौत की सजा दी जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सोनम के परिवार वालों का कहना है, उनके पिता का कहना है कि मेरी बेटी को झूठ-मूठ मनगढ़ंत कहानी बना करके फंसाया जा रहा है। मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती है। फिलहाल एक जांच का विषय है क्योंकि एक युवक की हत्या कर दी जाती है, 11 मई को शादी होती है, हनीमून पे जाता है, उसके बाद वहां पर उसकी हत्या हो जाती है और आज करीब 14 दिन बाद सोनम मिल जाती हैं, वो भी बदहवास हालत में। जानकारी मिल रही है कि जब ढाबे पर उनको पुलिस लेने के लिए पहुंची थी, पहले जानकारियां मिल रही थी कि उनके परिवार वाले पहुंचे हैं, लेकिन जैसा कि जो ढाबे के मालिक हैं साहिल यादव बता भी रहे थे कि उनके भाई ने खुद पुलिस को इत्तला करने के लिए कहा था। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आएंगी? क्यों आखिरकार सोनम ने अपने पति की क्या सच में हत्या कराई है? और अगर हत्या कराई है तो इसके पीछे वजह क्या है? एक और खबर आपको बताते हैं बुलंदशहर से, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने जब चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने की कोशिश की, जो बाइक पर सवार थे, बदमाशों ने उस पर फायर झोंक दिया। तो तस्वीरें सीधे आपको बुलंदशहर से दिखाते हैं। आज रात अडौली नहर पर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की चेकिंग चल रही थी। सिकंदराबाद से आता हुआ एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर बलीपुरा नहर की तरफ मुड़ गया। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में वो व्यक्ति घायल हो गया। उस व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां पूछताछ में उसने अपना नाम अनस उर्फ चौड़ा पुत्र जहीर निवासी रुकनसराय थाना कोतवाली नगर बताया है। यह व्यक्ति कोतवाली नगर का एचएस है और इस पे 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। इसके पास से हमको एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। सुन रहे थे और जिस तरीके से लगातार यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और अपराधियों के मंसूबे तोड़ने के लिए लगातार एक ऑपरेशन भी चला रही है। फिलहाल अपराधी हैं कि अपराधी बाज नहीं आ रहे, इतनी सारी चीजें लगातार यूपी पुलिस कर रही है, उसके बावजूद उनके जो मंसूबे हैं, जो उनके इरादे हैं, उसमें कमी देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से अब अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस को एनकाउंटर करने पड़ रहे हैं। चलते अभी सभी सहयोगियों के पास एक-एक करके हमारे साथी जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें वो भी बताएंगे। सबसे पहले ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए बात करें प्रतापगढ़ की तो पुलिस ने एक बार फिर से बहुत ही बड़ा इनकाउंटर और मुठभेड़ किया है और मुठभेड़ के दौरान बदमाश उनके हत्थे चढ़ा है। 46 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं और के छोटे मोटे मुकदमे नहीं है। हत्या, लूट, डकैती, चोरी और ऐसे कई जघन्य अपराधों को लेकर के उसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। पंचम लाल वर्मा नाम है। और अगर बात करें तो पुलिस सूत्रों की बताया ये जा रहा है कि पंचम लाल वर्मा प्रतापगढ़ में एंट्री किया था। इसकी 6 महीने से ऊपर से इसकी तलाश जारी थी पुलिस को और ये प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में पहुंचा था और बताया जा रहा है कि ये एक फिर से बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने जा रहा था। ऐसी चोरी की घटना शायद अगर वो हो जाती तो पूरा प्रतापगढ़ जिला नहीं उत्तर प्रदेश हिल जाता। ये भी बताया जा रहा है कि बैंक में चोरी करने के लिए अपने साथियों के साथ प्रतापगढ़ पहुंचा था। मुखबिर की खास सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। 2 पुलिस की टीमें थी और एक एसओजी की टीमें पूरे ओर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। रात 9 ही बजे से सूचना मिल रही थी कि अभी ये शहर में एंट्री कर चुका है, रायबरेली से एंट्री कर रहा है। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी थी क्योंकि अमेठी और रायबरेली का बॉर्डर प्रतापगढ़ से एकदम सटा हुआ है और बगल से ही इसने एंट्री किया था और लालगंज के एक बड़े से बैंक में ये जो है चोरी की सेन लगाना चाह रहा था। फिलहाल पुलिस ने उसे नाकाम किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसके जो साथी थे वो गिरफ्त में नहीं आए, लेकिन
ये गिरफ्त में आ गया है। इसका काफी बड़ा गिरोह बताया जा रहा है। पूरे प्रतापगढ़ में इसका गिरोह, प्रतापगढ़ ही नहीं आसपास के जिलों में भी इसका गिरोह फैला हुआ है और इसने केवल प्रतापगढ़ में इसके ऊपर 46 मुकदमे हैं। पुलिस इससे कड़ी पूछताछ कर रही है। इसके पैर में गोली लगी है, लेकिन पूछताछ जारी है कि इसका और कहां-कहां से कनेक्शन है और इसने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। और पूछताछ में ये भी निकला है कि ये जब घटना को अंजाम दे देता है, तो ये आस-पास के जिलों में रुकता ही नहीं, यूपी में रुकता ही नहीं है। ये सीधे बॉम्बे या मध्य प्रदेश की ओर कूच कर ले जाता है और इसने अभी हाल ही में एक लूट की घटना को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने उसका भी खुलासा किया। ऐसी कई घटनाओं का इसने खुलासा किया है। पूछताछ अभी भी जारी है। मेडिकल कॉलेज में कड़ी रूप से पूछताछ हुई। 25,000 का इनाम इसे घोषित किया गया था और अब पुलिस और भी इसके साथियों के नाम पते पूछ रही है। 3 टीमें अलग से गठित कर दी गई है प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक की ओर से और दबिश दी जा रही है। फिलहाल प्रतापगढ़ में ही नहीं दी जा रही है, आसपास के जिलों में भी दी जा रही है। यहाँ तक कि इसका कनेक्शन लखनऊ से भी निकल के आया है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी जो इसका गिरोह है, कितना बड़ा गिरोह निकल के आ रहा है और इसके साथी कहां-कहां तक फैले हैं। अखंड। ज्ञानेंद्र, एक सवाल है और सवाल ये है कि जिसके ऊपर 46 मुकदमे हो, वो पुलिस को उसको पकड़ती है, वो भी एनकाउंटर के बाद, खास मुखबिर की सूचना के बाद। क्या सिस्टम पर सवाल नहीं खड़े होंगे कि इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद भी एक अपराधी इसी तरीके से खुलेआम घूम रहा है? वो तो गनीमत रही कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया। पूरा का पूरा, जैसा कि आपने बताया कि प्रतापगढ़ हिल जाता, तो इतने मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज है, 25,000 का इनाम जिसके ऊपर घोषित है, वो इतनी आसानी से घूम रहा है, वारदात को अंजाम देता है, उसके बाद वो मुंबई या कहीं और निकल जाता है। तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हमारे सिस्टम पर खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरीके के जो पेशेवर अपराधी हैं, वो इस तरीके की चोरी की घटना को, हत्या की घटना को, तमाम ऐसी चीजों को अंजाम देते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। तो क्या कारण है? क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि हमारे सिस्टम के पास ऐसी चीजें नहीं है जिसकी वजह से ये आसानी से छूट जाते हैं, कुछ दिन जेल में रहते हैं, इसके बाद इनको जेल नहीं, इनको लगता है ये हमारा एक रेस्ट हाउस है, हम आएंगे कुछ काम करके, फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे या फिर हमें जमानत मिल जाएगी। सिस्टम पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ज्ञानेंद्र। आखिरकार अगर पुलिस ने नहीं पकड़ा होता और आज इस पूरी घटना को अंजाम दे चुका होता, तो पुलिस के लिए भी सिरदर्द होता उसको तलाश करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम कहाँ है? ऐसे अपराधी क्यों खुलेआम घूम रहे हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल देखिए अखंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और खास तौर पे बात करें प्रतापगढ़ पुलिसिंग की, तो पुलिसिंग के ऊपर लगातार सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। लेकिन ये भी कहीं न कहीं कहेंगे कि पुलिस कहीं न कहीं कुछ थानों के एसएचओ अपने अपने आप को तो एक्टिव दिखाते हैं, लेकिन कुछ थाने के एसएचओ एकदम ढीले पड़े रहते हैं। कुछ ना कुछ पुलिसिंग में भी कमी होती है। लेकिन ये प्रतापगढ़ का एक नियम रहा है, कोई भी अपराध करता है तो अपराध करने के बाद उसका एक ही ठिकाना होता है, वो है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का मुंबई। प्रतापगढ़ के अभी तक जितने भी अपराधी हो, चाहे वो जेल से निकले हो और वो जाकर वहां महाराष्ट्र में, मुंबई में अपना ठिकाना बना लेते हैं। ये पहला यहाँ का दस्तूर रहा। ये प्रतापगढ़ का बहुत ही पुराना दस्तूर है और आज तक की मैं जितनी भी बात करूं, भले ही प्रतापगढ़ पुलिस उन्हें पकड़ती जरूर है, महाराष्ट्र से पकड़े या कहीं अन्य जिलों से पकड़े या अन्य स्टेटों से पकड़े, लेकिन उनको दिखाती ही है। लेकिन ये जो घटना, ये जो पंचम लाल वर्मा था, इसकी पूरी की पूरी जो पुलिसिंग में ऑफ द रिकॉर्ड जो पुलिस बता रही थी कि ये पूरा रियल तरीके से पकड़ा गया है। लेकिन आज तक अगर मैं बात करूं तो प्रतापगढ़ पुलिस की, तो कभी भी कोई भी अपराधी ऐसे सेम जगह से नहीं पकड़ के लेकर आया है, उन्होंने खुलासा किया। लेकिन एक चीज ये भी है कि आपके जो इतने हाई हाई टेक्नोलॉजी से भरे हुए कंट्रोल सिस्टम्स हैं, क्या वो आपको फेल हो रहे हैं? आप मुखबिरों की, आप पुराने ही जमाने पे आप चल रहे हैं, मुखबिर की ही सूचना पे। फिलहाल ये भी बड़ा सवाल है, जो आपका साइबर सेल है, जो आपके हैकर्स हैं, जो आप इतनी बड़े सिस्टम को आपने यहाँ बैठा के रखा हुआ है, वो आपके काम नहीं कर रहे हैं। सर्विलांस टीवी आपकी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही। ये क्वेश्चन मार्क है। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल सही बात है कि सिस्टम क्या काम कर रहा है, सिस्टम कैसे काम करना चाहिए, ये तो उससे बेहतर वो लोग खुद जानते होंगे, हमसे बेहतर। लेकिन सवाल है कि आपके सिस्टम किस चीज के लिए है? क्या रखने के लिए तो है नहीं, उस सिस्टम का उपयोग करिए। बहुत अच्छी बात है कि आपके मुखबिर खास की सूचना की वजह से एक बहुत बड़ी अपराध की घटना को आपने होने से बचा लिया, रोक लिया और एक अपराधी को जो 25,000 का इनामिया है उसको गिरफ्तार कर लिया। पैर में भले गोली लगी है, लेकिन ऐसे अपराधी छूट कैसे जाते हैं, उनकी विवेचना की बात की जाए या उनके ऊपर किस तरीके के चार्जेस लगते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। कोर्ट में ऐसे अपराधियों को जमानत मिल जाती है, बहुत बड़ा सवाल है।
लेकिन पुलिस को ऐसी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी चार्जशीट लगानी चाहिए कि अपराधी सलाखों के पीछे ही रहें, बाहर ना निकल के आए। अगर ये बाहर आएंगे तो इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। सरफराज जुड़े हुए हमारे साथ। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? जी, अखंड जी, आपको बता दें, कल जो एक खबर चली थी हमारे वहाँ, जो भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था, तो उसका पुलिस वालों ने खंडन किया है। और मेरे पास जो इसके लिखित आए हैं, तो ये जो भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन निदेशालय, जो पेट्रोलियम मंत्रालय का है, तो ये पत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के कार्यक्रम नेचुरल गैस के लिए जो अमोनियम ऑक्साइड होते हैं, तो उसको नीचे बिछा के विस्फोटक किया जाता है। तो और कल हमारे वहाँ चितौरा ब्लॉक में मुख्यमंत्री जी का जो है दौरा है जी, तो उसी वजह से वहाँ के जो सबसे लोग, बड़ा सवाल ये है, सवाल तो यही है ना कि जी। 3 दिन बाद मुख्यमंत्री का दौरा था, उस तरीके से वहां पर विस्फोटक मिले, वो भी तार के माध्यम से बिछे हुए, और वहां पर जी। इस बात की जानकारी शायद किसी को नहीं थी या थी, ये तो नहीं। आप बताएंगे। लेकिन अगर वहां पर जानकारी नहीं थी तो क्या एक बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता? वो भी सीएम लगातार उनके ऊपर थ्रेट बना रहता है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो वहां पर लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। भले विधायक ने वहां पर मौके पर पहुंच करके काम रुकवा दिया हो, लेकिन वहां पर जो टीम जो भी इस तरीके की प्राकृतिक चीजों की खोज कर रही है, क्या उसके पास किसी तरीके का कोई लाइसेंस है? क्या उसके पास वहां पर इस तरीके के कार्य की अनुमति है? जिला प्रशासन की अनुमति है? किसी चीज की भी अनुमति है, या फिर ये सारे काम बिना अनुमति के कराए जा रहे थे उस कंपनी के द्वारा? जी, अनुमति थी, पर ये जब अपना इन्होंने कार्यक्रम स्टार्ट किया 3 दिन पहले, मान लीजिए 10 को मुख्यमंत्री साहब को आना था, उससे 3 दिन पहले इन लोगों ने बिना बताए प्रशासन को अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। तो जो वहाँ के किसान लोग थे, तो उन लोगों ने रोकना स्टार्ट कर दिया। रोकने के बाद जब हमारे विधायक जी सुरेश्वर सिंह जी जब पहुंचे, तो उन्होंने डीएम, एसपी सबको फोन किया, लेकिन कोई भी प्रशासन की बातों को सुना नहीं। इसीलिए वो गुस्से में आ गए, इसीलिए उन्होंने जांच का आदेश जारी करवा दिया। जी अखंड जी। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की घटना है, और सबसे बड़ी बात है कि सरफराज, सीएम योगी का वहां पर कार्यक्रम था, और ऐसे में इस तरीके से खुले में विस्फोटक, वो भी वायर के साथ, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। देखिए, अलग विषय है कि जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए, वहां पर परमिशन थी या नहीं थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिना कंपनी अगर कोई कार्य कर रही है तो सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए थी, उसकी अनुमति लेनी चाहिए थी, पूरा सब कुछ होना चाहिए था। अगर कंपनी ने अनुमति ली है तो भी अपनी अलग बात है, क्या कारण था, इतनी बड़ी बात हुई, और उस पर विधायक जो वहां पर हैं वो खड़े हुए और लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन सीएम की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मसला है, थ्रेट है उनके ऊपर, लगातार इस तरीके की धमकियां मिलती रहती हैं, तो ऐसे में किसी छोटी से छोटी बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और अगर वहां पर कार्यक्रम स्थल के आसपास जिस तरीके से बताया गया है, तो ऐसे में इसको छोड़ा नहीं जा सकता। फिलहाल इतना जरूर है कि कंपनी के भी जो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तमाम लोग हो, उनको भी देखना चाहिए और समझना चाहिए। और अगर जिला प्रशासन से उन्होंने अनुमति ली थी, तो ये भी बात जिला प्रशासन को बतानी चाहिए कि ऐसी ऐसी अनुमति हमारे पास थी, क्या कुछ है, कम से कम प्रशासन को खुल करके आगे आना चाहिए। लेकिन सरफराज, आखिरी एक सवाल है, क्या प्रशासन से आपने इस पूरे मसले पर बात की थी? क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? ये भी महत्वपूर्ण है, तो क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, ये जरा बताइए। देखिए अखंड जी, उनकी तरफ से कुछ कहना है, जो मुख्यमंत्री की जो तैयारियां हो रही हैं, वो आपका चितौरा ब्लॉक में है, और ये जो आपका सिकंदरपुर पड़ता है, ये आपका मासी इलाके में जहाँ भेड़िया का कांड हुआ था, तो उस इलाके में पड़ता है। यहाँ से और यहाँ पे काफी दूरी है। तो जो कल नहीं, मुख्यमंत्री रास्ता का वहां पर प्रोग्राम, पड़ता है, देखिए दूरी अलग है सरफराज, दूरी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या रास्ता वही रास्ता होकर के गुजरता है? मैसी से ही होकर के आप वहां पर जाते, या फिर काफिला जो सीएम योगी का वहां पर जाता? किस तरीके से वो रूट था या नहीं था? ये किस तरीके से विवाद खड़ा हुआ? क्या रूट था पहले से वहां पर प्री प्लान? लेकिन सवाल ये भी है ना सरफराज कि आखिरकार अगर इस तरीके की पूरी चीजें हैं, तो उसकी अनुमति होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? सवाल ये भी बनता है। नहीं सर, अनुमति होनी चाहिए, लेकिन ये बिना अनुमति के, बिना प्रशासन को बताए हुए ये लोग ने अमोनिया ऑक्साइड को बिछा दिया। तब जब हमारे विधायक जी जाते हैं, तब इस पे कार्रवाई स्टार्ट हुई है। बिल्कुल, तो देखिए एक बड़ी घटना है, अगर आप इस तरीके से कोई कार्य करेंगे बिना प्रशासन को अनुमति लिए, और किसी को उसकी जानकारी नहीं है, अपने आप में आपको भी पता है, और वो भी सीएम के कार्यक्रम, मान लेते हैं सीएम के कार्यक्रम को हटा देते हैं,
दूसरी कोई घटना घट जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन से लोग जिम्मेदार होंगे? अगर विस्फोटक से कोई एक बड़ी, क्योंकि अगर जिस तरीके से आपने दिखाया था खबरों में कि एक्सप्लोजिव से भरा हुआ एक खेत में जिस तरीके से वहां पर ट्रक खड़ा है, कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? तो इसलिए कम से कम इस पूरे मसले पर ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए और जो भी चीजें, जो भी तथ्य है उसको सामने लेकर के आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरफराज तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, देखिए बता दें, रायबरेली की जो बड़ी खबर है वो ये है कि बीते जो है कुछ दिन पहले थाना महाराजगंज में अगर बात करें तो मई के लास्ट में जो है एक मर्डर हुआ था। और वो मर्डर ऐसे हुआ था कि एक किसान अपने खेत में गया हुआ था और फावड़े से जो है उसके गले पे पीछे यहाँ पे वार करके जो है उसके गर्दन पे उसको मार दिया गया था। और ये पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर था। और जिस तरीके से ये ब्लाइंड मर्डर था उस पर कहीं ना कहीं पुलिस, फॉरेंसिक की टीम और सर्विलांस, एसओजी, अपने मतलब जो पुलिस के पास संसाधन है किसी भी ब्लाइंड मर्डर को खोलने के लिए सारे पैतरे पुलिस अजमा रही थी। और इस पे जो है जिस तरीके से पुलिस ने कल ये ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, एडिशनल एसपी संजू सिन्हा ने और जो वहाँ के क्षेत्राधिकारी हैं प्रदीप कुमार, उन दोनों ने, जो पुलिस महकमे के अधिकारी हैं, इन्होंने संडे को जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है एसपी ऑफिस में बुला करके। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके एक रिश्तेदार हैं दूर के जो लगभग 50-55 साल के हैं, उनकी अपनी कई बातों को लेकर के बात में कई बार जो है लड़ाई झगड़े हुए, छोटी मोटी बातों को लेकर के बातें हो रही थी। और उसको लेकर के ये कहीं ना कहीं बातें इधर उधर चल रही थी। उसको लेकर के बात ये भी बताई जा रही है कि जो बेटी है इनकी, जिनका मर्डर हुआ है, इन्हीं की अपनी उनकी तरफ से जो है किया गया है। और अपने आने वाले समय में जिस तरीके से ये हत्या हुई है, उस हत्या को लेकर के पुलिस संजीदा थी। और 55 साल के बुजुर्ग ने ही छोटी कुछ रंजिशों को लेकर के, इनके दूर के रिश्तेदार भी हैं, वो इनका जो है फावड़े से वार करके गर्दन पे जो है वार करके इनकी हत्या कर दी थी। और ये कल खुलासा हुआ है। रायबरेली पुलिस के लिए बड़ा अच्छा काम रहा कि 5 दिन के अंदर रायबरेली पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। जी अखंड, हमारे पास उसकी तस्वीर भी है। जी बिल्कुल इंद्रवीर, कहीं ना कहीं देखिए पुलिस इस तरीके के जो ब्लाइंड मर्डर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं कई सवाल छोड़ करके जाते हैं अपने साथ, उनका अगर खुलासा करती है पुलिस तो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के सामने चुनौती होती है कि कोई हत्या करके चला जाता है तो उसको तलाश करना, तमाम सारी चीजों को इकट्ठा करना, सबूत, क्लूज सबको मिलाकर करना, तो अपने लिए बड़ी चुनौती पैदा हो जाती है अगर अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होता है। तो ऐसे में अगर इतने कम समय में ही पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है तो अपने आप में रायबरेली पुलिस की कार्यशैली पर, क्योंकि तमाम आप तस्वीरें दिखाते हैं इंद्रवीर रायबरेली से, जहां पर जो वहां के कप्तान है उनके तमाम अच्छे कार्य भी दिखाए जाते हैं। और वहां की जो पुलिसिंग सिस्टम है या पुलिसिया सिस्टम कहते हैं जो जिले का है, वो अपने आप में एक सिस्टमैटिक ढंग से काम करता हुआ नजर आता है। और शायद यही कारण है कि 5 दिनों के भीतर ही एक पूरे जो ब्लाइंड मर्डर था उसका खुलासा करते हुए जो तो अभियुक्त थे, जो अपराधी थे, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं जो ये तारीफ है रायबरेली पुलिस की, वो अपने आप में बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, आज एक फिर सुबह किसान के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया है। पीलीभीत के मरौरी क्षेत्र का ये मामला, जहां पर किसान खेत पर काम कर रहा था, इस दौरान पीछे से बाघ ने हमला कर दिया है, जिसमें उसे पूरा अधखाया शव वहां पर मिला है। ग्रामीणों में काफी रोष देखा जा रहा है। जब इसकी जानकारी जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को हुई तो वहां पर कई तमाम आला अधिकारी पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया है। जिस तरीके से देखा जाए, लगातार एक महीने में लगभग 5 मौतें हो चुकी हैं। लगातार बाघ के हमले में किसानों की जान जा रही है, मगर यहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो कोई भी अभी इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। आकाश, तो कितने कब संज्ञान लेंगे? इतने लोगों की जब मौत हो गई है, लगातार बाघ के हमले हो रहे हैं, बाघ को पकड़ने की बात होती है, फिर बाघ हमला कर देता है। ठीक है, वन क्षेत्र है, वहां पर इस तरीके की चीजें, घटनाएं हो सकती हैं। वो ये भी नहीं कह सकते कि हम हर जगह पे ट्रैप नहीं करते, हम तमाम व्यवस्थाएं करते, लेकिन उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा सकती है, इसका भी तो विशेष इंतजाम, विशेष ध्यान रखा जा सकता है, विशेष ख्याल रखा जा सकता है। या यूं ही डर के साए में पीलीभीत के तमाम लोग जिएंगे, बाघ के साए, डर के साए में, कि वो घर से नहीं निकल पाएंगे, खेतों में नहीं जा पा रहे हैं वो, उनको डर लग रहा है कि हम अगर खेत में जाएंगे तो बाघ कहीं हमें खींच कर ना लेके चला जाए। और आज जिस तरीके की घटना बता रहे हैं, तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या इंतजाम है आपकी तरफ से? क्या इंतजाम है या केवल खाना पूर्ति है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या खाना पूर्ति करने के लिए आप हैं या फिर काम करने के लिए आप हैं? आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? तमाम ऐसी चीजें हैं। तो आखिरकार आपको रखा क्यों गया है? आपको इसीलिए रखा गया है ना कि जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। ना तो जनता का हित है,
ना कल्याण है और ना ही उनकी सुरक्षा हो पा रही है, तो फिर आप वहां पे तैनात होकर कर क्या रहे हैं कि बाघ का हमला लगातार जारी है? क्या आपने योजनाएं बनाई है, क्या प्लानिंग की है, कौन से तरीके अपनाए हैं जिसकी वजह से इस तरीके के हमलों को रोका जा सके? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पास टीम की कमी है, तो आप यहाँ पर प्रदेश सरकार से, प्रशासन से इस बात की डिमांड मांग करिए कि यहाँ पर लगातार बाघ के हमले बढ़ते जा रहे हैं, आखिरकार इसको रोकने के लिए हमें इस चीज की आवश्यकता है। क्या सरकार आपको उपलब्ध नहीं करा रही है? और अगर आप सरकार से कोई चीज की मांग किसी चीज की कर ही नहीं रहे हैं, तो कैसे इस चीजों को रोकेंगे? एक सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर नवागत जिला अधिकारी ने जब से चार्ज संभाला है खंड जी, तब से लगभग 5 किसानों की मौत हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मगर यहाँ का जो प्रशासन है, वन विभाग की टीम है या यहाँ के जिला अधिकारी हैं, अभी भी मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। उसके लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए वन विभाग को लेकर कि जिस तरीके से यहाँ पर वन विभाग को दिशा निर्देश दिए जाए और टाइगर को पकड़ा जाए, जिससे किसानों की जो मौतों का आंकड़ा है वो रुक जाए। मगर यहाँ पर नवागत जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भी आज घटनास्थल पर पहुंचे थे और तमाम यहाँ पर आला अधिकारी भी पहुंचे थे। मगर देखने वाली ये बात है कि ये घटनाएं होती हैं, उसके बावजूद भी कुछ दिनों बाद मामला शांत हो जाता है। परिजन जो है वो कहीं सड़क जाम कर देते हैं, तो कहीं किसी भी तरीके से प्रशासन के खिलाफ जाते हैं, मगर उन्हें उस चीज का ना तो कोई मुआवजा मिलता है, ना ही उन्हें इस तरीके की जो टाइगर के हमले होते हैं उससे बचाव का कार्य का लाभ मिलता है। तो आकाश, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, लगातार इस तरीके कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आपको पता है कि क्या आप कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से बहराइच के मैसी में एक बार फिर से एक भेड़िए ने एक बच्चे को जो अपने माँ के साथ सो रहा था, वो खींच कर लेके जाता है, उसका शव मिलता है। लेकिन वहां के जो विधायक होते हैं, एक्टिव होते हैं और वन विभाग के अधिकारियों के बयान को वो थोड़ा सा अलग बताते हैं, लेकिन बहराइच में वो भेड़िया पकड़ा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और लगातार वहां पर मौतें हो रही हैं, तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुआवजे की बात अलग है, मुआवजे से किसी को वापस नहीं लाया जा सकता, कम से कम रोका तो जा सकता है कोई कार्य करके, कोई ठोस कदम तो उठाइए, कम से कम आने वाली आगे जो घटनाएं घटित हो रही है उसको तो रोका जाए कम से कम। पर अगर पता समझ में नहीं आता कि आप लोग करना क्या चाहते हैं, वहां पर अगर आप बैठे हैं, आपके पास प्लानिंग है, आप वहां पर जिम्मेदार अधिकारी, आपके कंधों पर पूरे लोगों की, वहां के जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और आप बेपरवाह हैं। वहां पे जाने से, चले जाने से क्या चीजें सुधर जाएंगी? बहुत बड़ा सवाल है आकाश। आप उनसे पूछिएगा कि आखिरकार क्या कदम आपने उठाया है। इतने 1 महीने के भीतर इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, बाघ लगातार अपना निवाला बनाता जा रहा है लोगों को, किसानों को, वहां पर लोग डर रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। तो आखिरकार कब तक यूं ही डर के साए में पीलीभीत की जनता जीती रहेगी? लगातार वहां पर बाघ का हमला हो रहा है, आप इसके लिए कौन से ठोस कदम उठा रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है वो जनता की सुरक्षा की है, और ऐसा नहीं महसूस कर पा रही है वहां की जनता, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। इसलिए कम से कम अपने एसी कमरों से बाहर निकले और जो जरूरी कदम हो, ठोस कदम हो, जरूर उठाइए। आकाश, जरूर बात कीजिएगा जिम्मेदार लोगों से और ये पूछिएगा कि कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? आदर्श, आदर्श को एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज गाजीपुर में सोनम मिली हैं और 14 दिन बाद मिली हैं, और कहीं ना कहीं एक युवक की जब हत्या होती है तो तमाम तरीके कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मेघालय जो एक कपल गया था हनीमून मनाने के लिए, आखिरकार उसके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी। युवक की लाश मिलती है लेकिन पत्नी गायब रहती है। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, तमाम चीजें चल रही थी कि आखिरकार इस कपल को हुआ क्या। पति की हत्या कर दी जाती है, पत्नी कहाँ गायब है, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से नाटकीय अंदाज कहें अगर, तो 14 दिनों बाद आज सोनम ने रात 1 बजे ढाबे पे पहुंचकर, गाजीपुर में पहुंच करके फोन किया अपने घर वालों को, और उसके बाद जब उस घर वालों से बात हुई तो पुलिस ने से उस युवक ने कहा उस ढाबे मालिक से, साहिल यादव से, कि पुलिस को इत्तला करिए। सबसे बड़ी बात है कि बड़ी थ्योरी है, डीजीपी ने भी बोला इसके लिए, मेघालय के सीएम ने भी ट्वीट किया, तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन क्या रिश्तों का कत्ल हो रहा है? रिश्तों को शर्मसार करने वाली जो घटनाएं हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, और लगातार एक के बाद इस तरह की घटनाएं आने से कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार शादी जैसे पवित्र रिश्ते में इस तरीके की चीजें अगर घटित होंगी, एक दूसरे का विश्वास का गला घोटा जाएगा, विश्वासघात किया जाएगा, आपको विश्वास में लेकर के कहीं आपको लेके जाया जाएगा और आपकी वहां हत्या कर दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं लोगों का इन तमाम रिश्तों से लगातार जो है लगाव, जो जुड़ाव है, वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। और इसी तरीके की चीजें अब
जो राजा जिसकी हत्या कर दी गई है, उसकी मां बोल रही है कि उस लड़की ने अपनी मीठी बातों में फंसाया और हमें भी यकीन नहीं हो रहा है कि जो इतनी सीधी सादी लड़की थी उसने हमारे बेटे की हत्या करा दी। कम से कम इसे मौत की सजा होनी चाहिए, इसने ऐसा कराया है। लेकिन घर वाले सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। सोनम के घर वाले वो कह रहे हैं कि उनकी लड़की को फंसाया जा रहा है, मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है और इस मनगढ़ंत कहानी में मुख्य किरदार उनकी बेटी को विलन के रूप में दर्शाया जा रहा है। हम जो सोनम के पिता हैं वो बार-बार कह रहे हैं कि इसके लिए उन्हें जहां तक भी लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे और जो लोग भी जिम्मेदार, जो पुलिस के जिम्मेदार लोग होंगे, जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे, उनको सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो मिली हैं, गाइड ने बताया था मेघालय में कि इस तरीके से वो 3 युवकों के साथ घूम रही थी और अब 3 युवक गिरफ्तार भी हैं, एक की तलाश है और सबसे बड़ी बात है यूपी और मध्य प्रदेश के ही हैं। तो कहीं न कहीं एंगल, तमाम एंगलों से जांच पड़ताल चल रही है और शुरुआती जांच पड़ताल या यूं कहें तो वहां पर साफ तौर से बताया जा रहा है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है और जो बातें निकल करके आ रही है कि किसी एक व्यक्ति के साथ उसका अफेयर था, जिसके बाद इस पूरी घटना को उसने पूरी प्लानिंग के साथ जो किलर सुपारी किलर्स होते हैं उनको देकर के और पेशेवर अपराधियों के हाथों से इस पूरी घटना को अंजाम दिलवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जल्द से जल्द खुलासा कर सकती है। आप इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में भी है, तमाम चीजें देखने को मिलेंगी आखिर क्या होता क्या है। आदर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से? अखंड जी पहले बता दें, हमारा मोबाइल कई बार हिट कर चुका है, बंद हो चुका है, लाइन से जुड़ने के बाद हट गए थे लाइन से। तो आज हम बताना चाहेंगे अखंड जी, हम आज यहाँ पर नगेटा रोड सड़क पर खड़े हैं। ये एक पास इलाका है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जाने के लिए भी रास्ता है और यहाँ पास में जो है आर इंटर कॉलेज स्कूल भी है और कई हॉस्पिटल है, यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी है और यही पास में आवास विकास कॉलोनी है। उस आवास विकास कॉलोनी के बाद में जो नाला बन रहा है, उस नाला का चौक है, उसका पानी रोड जा रहा है और हम आपको उस सड़क को दिखलाना चाहेंगे। देखिए इस रोड को लेकर, इस रोड को देखिए, ये पूरी रोड है भाई साहब जी। देखिए हमारे भी ये पूरी देखिए, ये पूरी गाड़ी आ रही है, इस रोड पे गड्ढे बने हुए हैं। ये पूरी रोड पे गड्ढे बने हुए हैं। ये देखिए, ये गाड़ी निकल रही है, ये सब गड्ढे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी निकलते हैं, किसी अधिकारी को नहीं दिखाई देता है। और हमारे साथ भाई साहब ये खड़े, हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो बताना चाहेंगे यहाँ पर जो गड्ढे को लेकर, यहाँ पर काफी गड्ढे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है जी। देखिए ये पूरी रोड पे गड्ढे बने हुए हैं। अच्छा, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं? बहुत बड़ी जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, लगातार ऐसी तस्वीरें आप आदर्श दिखाते हैं ग्राउंड से और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आपकी जो खबर होता है उसका असर भी होता है, तमाम लोगों को राहत मिलती है। और आज भी एक ऐसी कुछ तस्वीर आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि देखिए, हरदोई की मुख्य सड़क अगर बोले तो गलत नहीं होगा, मुख्य सड़क जोड़ने वाली जो सड़क है उस पर उसके हालात क्या है, सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है, साफ तौर से हमारे जो संवाददाता आदर्श हैं हरदोई से दिखा रहे हैं। ये जरूर है कि ऐसी सड़कों के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। लगातार गड्ढा मुक्त सड़क की बात खुद सीएम योगी करते हैं, एक डेडलाइन भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी सड़कें बनती हैं कि वो जो गड्ढे हैं, वो सड़क जो है ना वो गड्ढे में तब्दील हो जाती है, गड्ढे में सड़क हो जाती है। सड़क में गड्ढे नहीं होते, गड्ढे में सड़क हो जाती है, केवल और केवल गड्ढे नजर आते हैं। आखिरकार स्थानीय जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, आपके साथ जुड़े, वो उनकी बात सुनाइए जरा। वाली बात करने से पहले हम बताना चाहेंगे, ये जो गड्ढे हैं यहाँ पर कई बार ऑटो पलट चुके हैं, महिलाएं किसी के चोट भी लग चुकी है, एक बार में सैकड़ों बार ये हादसा हो चुका है। और जिनसे जो जय मंगला प्रसाद जी ने उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया था कि इस गड्ढे को भरवा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कंकरी पट्टी डाल के इतनी कर दी जाती है। और हमारे साथ स्थानीय निवासी आलोक सिंह जी हैं, उससे जानना था क्या है वजह जी बताइए। ऐसा आदर्श जी कि आज आपने ये मुद्दा उठाया, काफी अच्छी बात है। काफी लोग, क्योंकि ये बहुत ही पॉश इलाका है और पॉश इलाके की एक खासियत होती है कि पॉश इलाके में जो लोग रहते हैं वो लोग सड़क पे जब कम निकलते हैं, वो बड़ी गाड़ियों में निकल जाते हैं। हालांकि दिक्कत मोटरसाइकिल और साइकिल और रिक्शा और टेम्पो वालों को ज्यादा होती है, कई बार पलटे हैं। आज हमारा मित्र बरेली में एडमिट है, उसका ब्रेन का ऑपरेशन होना, वो भी इसी गड्ढे से गिरा था रात में, और बरेली अभी उनको निकलना भी जरूरी है। तो ऐसे में देखिए, आपको बता दें, ये नगर पालिका 10 डिपार्टमेंटों में से एक है उत्तर प्रदेश में, चाहे नगर पालिका हो चाहे PWD हो, जिनके भ्रष्टता की कोई मतलब चरम सीमा पे हैं ये लोग। भ्रष्टता में होता ये है कि अब आवास विभाग में अगर सड़क बन रही है तो आप उसके नाले का पानी सब इस रोड पे डाल रहे हो,
और इस रोड पे जब इतनी गर्मी है, हम 42-43 डिग्री में खड़े हैं, तब भी पानी भरा हुआ दिख रहा है। जानने और सोचने वाली बात है, अगर ये बरसात होती तो ये पानी कहाँ तक होता, घरों में पानी घुस जाता। जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा इसमें बवाल किया जाता है या सड़क पर धान बोआ दिया जाए या कर दिया जाए, हम लोग ये सब कर चुके हैं, तब ये सड़क थोड़ा सा बन जाती है, उसके बाद फिर ये पानी भरने के बाद फिर ये फटने लगती है। और ये इस कदर है कि यहाँ पे क्योंकि डिवाइडर का एंड है ये, तो यहाँ पे क्योंकि गाड़ियाँ रुकती ज्यादा है, और कॉलेज के पड़ोस में यहाँ भी शादी बरातें होती है, बड़े बड़े ट्रक आते हैं और छोटे से इससे निकलते हैं, तो ये सब सड़क टूट जाती है। प्रशासन को यही अवगत कराना है कि कम से कम इसको जो है एक लाइनर के थ्रू उसको बढ़ा दिया जाए, उसके बाद इसी से आराम हो जाएगी। हालांकि बाइक और साइकिल और सबसे ज्यादा टेम्पो वाला दिक्कत है जो 3 व्हीलर है, 3 व्हीलर अक्सर पहुंचते हैं और काफी चोटें भी लगी, और ये लगभग 2 साल से चल रहा है ये। अब आप बताइए आदर्श कि तो 2 साल से अगर ये स्थिति है वहां पर, तो अपने आप बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी क्या इस सड़क से गुजरते नहीं है क्या? उनको नहीं दिखते कि हालात क्या है, कि जनता तो त्रस्त है, कम से कम आप क्या मस्त होने के लिए है क्या? वहां पर इतनी टेम्परेचर के बाद तमाम लोगों के साथ दुर्घटनाएं घट रही हैं, लोग गिर जा रहे हैं, चोटिल हो जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी आपको नहीं दिख रहा है, तो कम से कम कब जागेंगे आप? 2 साल से अगर स्थितियां ऐसी बनी हुई जैसा कि ये बता रहे हैं, तो कब तक सही होंगी? क्या 2-4 साल और चाहिए क्या इस सड़क ये को निर्माण करने के लिए और ये गड्ढा मुक्त करने के लिए? जी, अगर मैं बताना एक बात और चाहेंगे, अभी तो चूंकि गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर जो पानी नहीं है, गड्ढा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आने वाले दिनों में बरसात स्टार्ट हो जाएगी, इन्हीं गड्ढों में पानी भर जाएगा, तो समझ में आएगी गड्ढा कहाँ पर है, रोड कहाँ पर है। उसको लेकर कई बार यहाँ पर हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकारी जो है मौन धारण चुप्पी साधे बैठे हैं, आखिर किसका वो इंतजार कर रहे हैं। अब ये आगे सच बनेगी, ये खैर सोचने वाली बात होगी। तो ये नहीं, कहीं नहीं, ना कहीं बिल्कुल पर ये पता नहीं यहाँ किस पर बात के स्थानीय लिए मौन धारण किए हुए हैं, मौन क्यों धारण किया? अगर मौन धारण करने से तो होगा नहीं, या सरकार उपलब्ध नहीं करा रही बजट, तो आप कम से कम कहिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर सरकार बजट उपलब्ध करा रही है, तो आपको रोड का निर्माण कराने में दिक्कत क्या है? कौन सी जगह पे चीजें आके फंस जा रही हैं? और अगर रोड बनी तो इतनी जल्दी खराब क्यों हुई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहा जाता है कि हर चीज के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो घटिया कार्य का निर्माण कर रहे हैं कि हालत खराब हो जा रही सड़कों की? और पानी जब इकट्ठा होगा तो वैसे भी डामर रोड तो वैसे भी खत्म हो जाती है, पानी सबसे बड़ा दुश्मन होता है अगर डामर जी का। तो आप इस तरह की व्यवस्था क्यों करते अगर हैं? जी वहां तो आपने एक नाला ही छोड़ दिया है। अगर ये रोड तो बनती ही नहीं है, जहाँ पर गड्ढे उनके उनके ऊपर जो है मलबा वगैरह डाल के खाना पूर्ति जरूर की कर दी जाती है, लेकिन अगर रोड पर बात करें, कोई मंत्री या नेता आते हैं, इस अरे तरह की मलबा सेवा ही सही डाल के करवा दिया बना दिए जाता होते, है। गड्ढाई मुक्त कर दिए होते, अगर तब भी कुछ होता है, जी कम से कम कुछ लोग बचते तो। अगर रोड नहीं बना पा रहे हो, जी गड्ढा जी मुक्ति की बात हो रही, तो गड्ढाई तो भर लीजिए कम से कम। तमाम ऐसे उपाय हैं आजकल की डेट में, कम से कम उसको बराबर तो करवा लीजिए। ऐसे गड्ढों में तो लगातार लोग चोटिल होंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अभी बरसात का सीजन आएगा, दिखेगा ही नहीं कि गड्ढे कहाँ पर है, लोग उसमें चोटिल होंगे। तो क्या वहां के जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे रहेंगे, कान बंद करे रहेंगे, किसी की समस्या की सुनेंगे ही नहीं, करेंगे क्या फिर? किस लिए बैठे वहां पर वो? अब जिलाधिकारी जो अभी नए नव लुक आई हुई है अरुण झा जी, अब उसको देखना होगा कि ये सड़क जो कब तक बनती है, वो क्या इस पर कार्रवाई करते, क्या एक्शन लेते हैं, ये तो खैर वक्त बताएगा और आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्थानीय निवासी लोगों को यहाँ पर काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब आदर्श ये बिल्कुल सही जी बात हाँ आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था, उनका ट्रांसफर हो गया, अब नए नवागत जिलाधिकारी है, इनके सामने अभी चुनौती है, वो ठीक कराते हैं नहीं कराते हैं, कितने दिन में ठीक कराते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आपके कंधों पर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, तो कम से कम जिले में जहां पर दुविधा है, लोगों को असुविधा हो रही है, जहां पर सड़कों पे गड्ढे हैं, उसको प्राथमिकता के साथ सही कराइए। कम से कम वहां की जो जनता है, इस तमाम जो दुविधा में फंसी हुई है, जो परेशानी झेलती है, जो चोटिल होती है, कम से कम वो बच सके। लगातार गुहार लगा रही है, उसके बावजूद भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान जाने हरदोई का विकास कैसे होगा और किसके ऊपर है? क्या भगवान भरोसे ही है कि भगवान आके इस रोड को निर्माण कराएंगे क्या? तब समझेंगे ये लोग। कम से कम आदर्श एक बार फिर से पूछिएगा कि आखिरकार कब तक इस रोड का निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। तो जिस तरीके से आपने देखा, हमारे तमाम सहयोगियों ने उनके अपने शहरों की बड़ी खबरें बताई, और लगातार हम अपने दर्शकों के लिए ऐसी खबरें लेकर के आते हैं जो जनता से जुड़ी हुई, जनता के हित की खबर हो। हमारा उद्देश्य है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ही उठाया जाए और उनका तत्काल प्रभाव से या जो भी समाधान हो कम से कम वो करें। और हम लोग हर जनता के मुद्दे को, आईबीसी लगातार जनता के ही मुद्दों को उठाता है, जनता के हित की बात करता है तमाम खबरों से। और ये कहें कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग से हट करके हम लोग वही खबरें लेकर के आते हैं। आईबीसी अपने दर्शकों को वही खबरें दिखाता है जो उनसे जुड़ी हुई होती हैं। कुछ छोटी सी भी खबर हो तो हम अपने दर्शकों के लिए ये उनके हित की खबरों को ही जरूर बताते हैं। एक और खबर आपको आखिरी चलते चलते बता देते हैं कि आज नरेंद्र मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं, और जो तीसरा टर्म है
उसका 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में तमाम जगहों पर अब कार्यक्रम होंगे और जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो भी बताई जाएंगी। और 12 बजे जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली भी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।